मॉर्निंग। हम लोग फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हमने स्टडी कुछ एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट की थी, जिसमें एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। कल की डेट में यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था आखिर एक लीफ में जो डिफरेंट कलर आते हैं वो किसके बेसिस पर आते हैं। तो वो जो कलर आते हैं वो एक्चुअली वहाँ उसके अंदर प्रेजेंस डिफरेंट टाइप के पिगमेंट के बेसिस पर आते हैं। वो डिफरेंट टाइप का जो कॉम्बिनेशन है पिगमेंट्स का, वो मिलकर एक लीफ में कलर की अपीयरेंस को शो करता है। तो इस तरीके से फिर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टडी किया और पेपर क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पर ये बात समझी कि आखिर एक लीफ के अंदर जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट किस कलर के होते हैं, वो हमें ग्राफिकल स्टडी में नज़र आया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी में 3 इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं। नंबर 1 हम पिगमेंट की स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम लाइट की स्टडी करेंगे और फिर थर्ड पर हम एपरेटस की बात करेंगे। एपरेटस मतलब क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करेंगे। क्लियर? तो अभी हम पिगमेंट की चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो हम पिगमेंट पर ही थोड़ी सी और बात करते हैं। ऐसे तो पिगमेंट्स क्या होता है? पिगमेंट्स का मतलब है वर्णक। पिगमेंट्स मतलब वर्णक। इन पर अलग से स्टडी एक बार हो जाए। पिगमेंट या फिर वर्णक तो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम भाग में स्थित थाइलेकॉइड में विभिन्न रंगों के वर्णक उपस्थित होते जो प्रकाश के दृश्य प्रकाश विजिबल स्पेक्ट्रम को अवशोषित करते हैं। ठीक है, करते हैं। क्लियर? विजिबल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं। अब डिफरेंट वर्णकों में सबसे पहले हम क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई भी प्रेजेंस होता है ना। तो
ये थोड़ी थोड़ी इन पर बातें हो जाए। हालांकि याद करो क्लोरोप्लास्ट में मैंने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लिए स्टडी आपको कराई थी। तो कह सकते हैं पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए आवश्यक वर्णक होता है इसका एक अणु अभिक्रिया केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभिक्रिया केंद्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी उपस्थिति O2 उत्पन्न करने वाले पौधों में होती है। क्लियर? मैंने आपको क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला भी लिखाया था, आप चाहो तो एक बार दोबारा से देख सकते हो। C55 H72 O5 N4 Mg, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला था। ये क्लोरोफिल ए है। ठीक है, ऐसे। अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल बी की। इसकी क्लोरोफिल बी, यह है हरी शैवाल तथा उच्च वर्गीय हरे पौधों में होती है। क्लियर? अच्छा, इसका कलर कैसा है? वैसे तो क्रोमेटोग्राफी में हम पढ़ चुके हैं। इसका रंग येलो, ग्रीन है। क्लियर? येलो ग्रीन है, और ये आवश्यक नहीं है, ये एसेसरी है, ये सहायक है। इसे हम एंटीना वर्णक भी कहते हैं, है ना। इसे सहायक वर्णक कहते हैं। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है C55 H70 O6 N4 Mg। फॉर्मूले के नाम पर जाएं तो C55
H72O6N4Mg, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्लोरोफिल C, D तथा E भी सहायक वर्णक माने जाते हैं। वर्णक माने जाते हैं। क्लियर, इन्हें हम सहायक वर्णक कहते हैं। अब है कैरोटीनॉइड्स। ये कैसे होते हैं? यह ऑरेंज, रेड होते हैं। इनके द्वारा कम वेवलेंथ, कम तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, ठीक है, का प्रकाश अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। यह क्लोरोफिल ए को तेज प्रकाश में फोटो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से बचाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, बचाते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी वर्णक होते हैं जो फाइकोब्लिन्स के नाम से जाने जाते हैं। अब फाइकोब्लिन्स क्या होते हैं? फाइकोब्लिन्स एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी में पाए जाते हैं। तो फाइकोब्लिन्स, ठीक है, फाइकोब्लिन्स इसके अंतर्गत किसको रखोगे? तो कह सकते हैं इसमें BGA ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत C फाइकोसाइनिन तथा C फाइको इरिथ्रोपोएटिन
नेफ्रिन पाए जाते हैं सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोसाइनिन। सी मतलब साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी सहायक वर्णक की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे तो ये कुछ पिगमेंट्स की बात है। इनका अपना अलग अलग कलर होता है और इस बेसिस पर ये अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, इनको कंबाइंडली LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर हम पूरी डिटेल स्टडी करने चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो अब हम आपके लिए पहले यहाँ पर एक लाइट का कंसेप्ट दे देते हैं, है ना। फिर हम इसके ग्राफिकल स्टडी करेंगे, फिर हम LHC की स्टडी करेंगे। तब ये सीक्वेंस आपका बनेगा और तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा लाइट का कंसेप्ट ले लेते हैं। तो ये तो पिगमेंट हैं जो डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे आप डाइवर्सिटी में पढ़ोगे कि क्लोरोफिल सी की प्रेजेंस ब्राउन एल्गी में होती है, क्लोरोफिल डी की प्रेजेंस रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी में होती है, क्लोरोफिल ई की जो प्रेजेंस होती है वो जेंथोफाइसी यानी कि पीली शैवाल में पाई जाती है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग पिगमेंट की प्रेजेंस हो सकती है और इसी के बेसिस पर अलग अलग प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें हमें अलग अलग कलर नज़र आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं और इन पिगमेंट्स पर हम LHC की स्टडी करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो हम इसे स्टडी करने जा रहे हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है क्या? ठीक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा सा पहले लाइट का कंसेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। क्लियर? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के स्टडी से पहले थोड़ा लाइट का कंसेप्ट होना हमारे पास ज़रूरी है ना। तो लाइट की बात हो जाए। लाइट क्या है? एक्चुअली सनलाइट इज अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर, है ना, ऐसे याद रखना। तो वही चीज़ है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या इस ट्यूबलाइट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम अब कंसेप्ट ले रहे हैं लाइट का, क्योंकि लाइट के बिना बात नहीं बनेगी। फोटोसिंथेसिस में लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट, ओके, या सनलाइट, या सौर ऊर्जा। ये अब यहाँ होता क्या है पहले समझ लेते हैं। इस सनलाइट का कंसेप्ट है क्या? ये है एक सूरज, दिस इज सनलाइट। ओके, सनलाइट के लिए कहा जाता है कि ये मोनोक्रोमेटिक फॉर्म में यहाँ पहुँचता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट के फॉर्म में जब ये नीचे की तरफ आता है तो अल्टीमेटली इसमें कहा जाता है कि जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में ये पाई जाती हैं। इसमें कहा जाता है कि जो वेवलेंथ होती है वो आपके 200 से लेकर 2000 nm तक का वेवलेंथ इसमें पाया जाता है। अब इस वेवलेंथ के अंतर्गत ये सभी फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होता है, याद रहे।
इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो वेवलेंथ है वो है कौन सा, वो वेवलेंथ है आपका 400, कितना 400 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से लेकर 700 nm का जो लाइट है, ये जो लाइट है ये कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, या इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड विजिबल लाइट। ओके, विजिबल लाइट कहते हैं। अब ये विजिबल जो लाइट है ये एक्चुअली प्रेजेंस होता है विबग्योर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? विबग्योर। विबग्योर, क्लियर? विबग्योर का मतलब होता है ये 7 कलर का लाइट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये विबग्योर के फॉर्म में पाया जाता है, इसे विजिबल लाइट कहते हैं। इसी को दृश्य प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ जो ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम, याद करो अपन ने टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का कंसेप्ट पढ़ा था, और टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का जो कंसेप्ट था उसमें हमने यही समझा था कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम ब्लू एंड रेड है वो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा यूजेबल है, इसी का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इसे अपन ग्राफिकल स्टडी के जरिए भी आगे समझने जा रहे हैं। अब अपन देखें कि यहाँ से अगर वेवलेंथ आगे बढ़ती है तो ये फिर इंफ्रारेड की ओर चला जाता है। इंफ्रारेड, याद करो बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें इंफ्रारेड के जरिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। और ये है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज का जो वेवलेंथ है वो लेस देन 400 है, इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है वो मोर देन 700 है। तो ये विजिबल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। याद रहे कि इधर तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, क्या? वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड में क्या एनर्जी क्या जनरेट होती है, डेवलप होती है? एनर्जी। तो कहा जाता है कि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो वॉयलेट कलर में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, लो वेवलेंथ है, जबकि रेड के अंदर देखा जाए तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और इसकी एनर्जी एज कंपेयर कम है। तो इस तरीके से बात होती है। तो ये लाइट का कंसेप्ट है, यही जो विजिबल लाइट है ये फोटोसिंथेसिस में यूज किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम थोड़ी थोड़ी बातें करें। कह सकते हैं प्रकृति में सनलाइट प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक होता है, मुख्य घटक होता है। इज दैट क्लियर? सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस संभव होती है नॉर्मली। यही एनर्जी का मुख्य स्रोत भी होता है। इसी को प्रकृति की ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, मैं उस क्वेश्चन को आपको यही कराना चाहूँगा, ठीक है। वो क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रकाश
संश्लेषण, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, संपन्न होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो कब होती है और कहाँ होती है, किस लाइट में होती है? पहला है सनलाइट, दूसरा है रेड लाइट, ठीक है, थर्ड है आपका ब्लू लाइट, और फोर्थ है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ऑप्शन लगभग यही होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर आपको सनलाइट आंसर लगाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रेड लाइट से भी बात नहीं बनती है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को दो अल्टरनेट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्लू लाइट एंड एक रेड लाइट। इन दोनों का होना वहाँ पर ज़रूरी होता है। तो सनलाइट में सभी स्पेक्ट्रम है, रेड भी है, ब्लू है, ऐसे। अगर इन केस सनलाइट की जगह आपका यहाँ ऑप्शन चेंज होता है, तो सबसे अधिक, है ना, अधिक शब्द भी जोड़ना, प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें मान के चलो येलो लाइट, ऐसे ऑप्शन एक आ जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है, तो फिर आप रेड लाइट को राइट आंसर मान सकते हो। अगर वहाँ पर सनलाइट है तो आपको फिर सनलाइट ही राइट आंसर की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, ऐसे याद रखना। अच्छा जी, ये तो लाइट की बात हो रही है। तो अब सनलाइट पर और कुछ बात करी जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के फॉर्म में नीचे की तरफ आती हैं। अच्छा, पौधे दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, IR में, इंफ्रारेड में जीवाणु के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लियर? तो इंफ्रारेड में प्रकाश बैक्टीरिया और मोस्टली अदर जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट, उन सब के अंदर यहाँ पर हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में ही ये देखने को मिलता है। अब दृश्य प्रकाश कितना माना जाता है? दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ठीक है, 390 nm से 760 nm तक माना जाता है, माना या तक होता है। ठीक है, ये बात अलग है कि एनसीईआरटी ने 400 से 700 का कंसेप्ट आपको दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक नीला प्रकाश, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट, जिसकी वेवलेंथ लगभग 450 nm के आसपास मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक ब्लू लाइट 450 nm का अवशोषण, अवशोषण पौधों द्वारा किया जाता है,
पौधों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो है ब्लू लाइट। ये हम ग्राफिकल स्टडी में समझेंगे भी, है ना। और इसकी जो वेवलेंथ है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। वो उसकी वेवलेंथ आप कितनी देख रहे हो? 450 nm। 450 nm के आसपास ये ब्लू लाइट होता है। अच्छा, रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। क्लियर? अच्छा, हरा जो प्रकाश होता है, हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम मानी गई। क्यों? क्योंकि हरे लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर नॉर्मली ग्रीन कलर के वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से वहाँ पर वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं की जाती, और इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन लाइट में ग्रीन प्लांट मिनिमम फोटोसिंथेसिस को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हरे पौधे हरे प्रकाश में कम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। मिनिमम इनमें फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में देखने को हमें मिलती है। इज दैट क्लियर? ऐसे अब यहाँ पर ये जो लाइट आती है प्लांट तक जो पहुँचती है, वो फोटोन के फॉर्म में पहुँचती है। तो थोड़ा फोटोन का भी कंसेप्ट यहाँ डिस्कस किया जाए। पौधों तक सौर ऊर्जा, पौधों तक सौर ऊर्जा फोटोन के रूप में पहुंचती है, फोटोन के रूप में पहुंचती है। ठीक है, पहुंचती है ऐसे। अच्छा, कहा जाता है कि 8 फोटोन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कह सकते हैं एक O2 उत्पादन में 8 क्वांटम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे क्वांटम यील्ड की बात की जाती है, क्वांटम यील्ड, इसमें 1/8 रखा जाता है आंसर में। ठीक है, तो इसे भी दिमाग में रखना ऐसे। मतलब एक O2 का जो प्रोडक्शन है वो 8 क्वांटम एनर्जी की उपस्थिति में ही होती। अच्छा,
अब आपको ग्राफिकल स्टडी कराइए, है ना। ग्राफिकल स्टडी में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिए गए हैं, पेज नंबर एनसीईआरटी में ये हैं 230 210 नंबर का जो पेज है, इस पर आपको कुछ ग्राफिकल स्टडी कराई जा रही है ना। ओके, तो ग्राफिकल स्टडी क्या कह रही है? इस ग्राफ को जरा अच्छे से समझना, काफी इम्पोर्टेंट। इसमें एक ग्राफ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ light by chloroplast pigments, क्लोरोप्लास्ट के जो डिफरेंट पिगमेंट्स है वो किस तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसके लिए ग्राफिकल स्टडी की गई है ना, ऐसे। अब इसमें देखें कि यहाँ है विव गियोर, ठीक है। इसकी वेवलेंथ है 400 nm और यहाँ पर ये वेवलेंथ है 700 nm। इज दैट क्लियर? और ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखने लायक है कुछ चीज़ें। यहाँ क्लोरोफिल ए किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप एक चीज़ दिमाग में समझ लो कि कोई भी कलर हमें कब दिखता है। मान के चलो कि ये रेड कैप है, ठीक है। अब ये रेड हमें रेड क्यों नज़र आ रहा है? वो रेड इसलिए नज़र आ रहा है कि ये लाइट है, इस लाइट में से जो तरंग दैर्घ्य आ रहा है वो 7 कलर के, यानी कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में 7 कलर है, याद रहे। क्योंकि आप एक टॉर्च को प्रिज्म पर डालते हो तो वहाँ से प्रिज्म से 7 रंगों के प्रकाश विवग्योर के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो इसमें भी 7 कलर्स हैं। ऐसे ही सनलाइट में भी 7 कलर्स है, विजिबल लाइट है। तो ये लाइट जब यहाँ गिरती है इस कैप पर या किसी भी कलर पर, ये ब्लू है, ये रेड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड वाले जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो 7 रंग आ रहे हैं उनमें से सिर्फ एक कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो है रेड कलर। और वो रेड कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँच रहा है और अल्टीमेटली उस वजह से हमें ये रेड कलर नज़र आ रहा है। और ब्लू कलर हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि 7 कलर में से यहाँ सिर्फ ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है। जो जिस कलर का होता है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली फिर वो कलर हमें नज़र आता है। क्योंकि आप इस कंसेप्ट को समझोगे तभी आप इस ग्राफिकल स्टडी को भी समझ सकते हो। अब हम देखें, जैसे क्लोरोफिल ए है,
क्लोरोफिल ए का कलर याद करो, ब्राइट ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन क्लोरोफिल ए का कलर है। अब आप देखो ये है ब्लू कलर, तो क्लोरोफिल ए कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे बढ़ता है और ये कलर ब्लू पर नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ ये शिफ्ट होता है क्योंकि ब्लू कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये ग्रीन कलर है तो ग्रीन को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब ऑरेंज से थोड़ा सा शिफ्ट होगा और फिर ये ऐसे एक ग्राफिकल स्टडी को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? अब बात आती है तो इसका कलर कैसा था, ब्लू, इसलिए ब्लू पॉइंट पर ये ब्लू लाइट है तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ जाता है। अब हम लेके चलते हैं यहाँ से अपने क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी में क्या देखोगे, क्लोरोफिल बी इस ब्लू को पीक तक एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, लेकिन ग्रीन पर आके गिर जाता है, ग्रीन पर इस तरीके से नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद में न तो ये ऑरेंज को और इस तरीके से ये यहाँ रेड को भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्लोरोफिल ए है और ये क्लोरोफिल बी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसने इस पॉइंट पर पीक बनाया है ऐसे, लेकिन ग्रीन पर आके गिर जाता है। ग्रीन पर क्यों गिर जाता है? क्योंकि ये है क्लोरोफिल बी। कौन है? क्लोरोफिल बी। इसका कलर कैसा है? येलो ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन। तो यानी कि ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, येलो को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ये कौन है क्लोरोफिल? ये है क्लोरोफिल ए। ए का कलर जो था वो था ब्राइट ब्लू एंड ब्लू ग्रीन, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन। तो ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, आप देखो ब्लू कलर से ही मैंने बनाया। अब एक और यहाँ पर है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड्स का ग्राफ इंटरेस्टिंग है, वो ऐसे यहाँ से चलता है और इस तरीके से यहाँ से होता हुआ ये ग्राफ कुछ हद तक आगे बढ़ के इस येलो पॉइंट पर आके गिर जाता है और फिर यहाँ से कभी आगे बढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि कैरोटिनॉइड का जो कलर है वो क्या है? कैरोटिनॉइड्स का जो कलर है वो है येलो ऑरेंज। बोलो ये कैसा कलर है? येलो ऑरेंज। इज दैट क्लियर? तो येलो ऑरेंज होने के नाते ये येलो को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ऑरेंज को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और इवन रेड को भी एब्जॉर्ब नहीं करता। मतलब ये लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लो वेवलेंथ लाइट में क्या होता है? इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी का मतलब है कि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होने से क्या हो सकता है? जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है वो फोटो ऑक्सीडेशन के जरिए डिग्रेड हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि कैरोटिनॉइड प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये ग्राफिकल स्टडी है जो उसके खुद के कलर के बेसिस पर, ठीक है, किस किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ। अब आप देखो कि ये ब्लू को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया गया, इसका पीक सबसे हाइट पर है, यहाँ पर उतना नहीं है। तो अगर देखा जाए तो चाहे क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, वो ब्लू लाइट को ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट पिगमेंट की भी बात की जाए तो ब्लू को कैरोटिनॉइड भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इवन कुछ हद तक ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है और बी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सारी ओवरऑल स्टडी से ये प्रूव होता है कि पौधों में जो कलर होते हैं वो पिगमेंट की वजह से आते हैं। और आखिर पौधों ने डिफरेंट पिगमेंट्स को क्यों ऑब्टेन कर रखा है? तो वो इसलिए ऑब्टेन कर रखा है जिससे कि वो
कंप्लीट विबग्योर को एब्जॉर्ब कर सके। ये हम आपको LHC में समझाएंगे। तभी वो डिफरेंट कलर हैं, अलग अलग कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कंप्लीट एब्जॉर्बिंग जो लाइट है वो रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है और इस तरीके से वहाँ पर विबग्योर पूरा का पूरा एक प्लांट के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर? तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में LHC पर बात करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर बात करेंगे। प्लस हम यहाँ पर एक और इस ग्राफिकल स्टडी करेंगे और वो होगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस लाइट में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को हमें मिलती है। क्लियर? देखो, NCERT ने उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, हमें हर एक्सप्लेनेशन के लिए एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है और उसी डायग्राम के बेसिस पर हम NCERT की लाइनों को क्लैरिफाई कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसलिए आप NCERT को पढ़ते रहें, डायग्राम को बोर्ड पर समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन NCERT की है, मैं बियॉन्ड द NCERT आपको नहीं पढ़ाता। ठीक है? ओके, थैंक यू।